जय हिंद दोस्तों। आज हम 16 जुलाई 2024 के विजन आइस न्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। इस ओरिजिनल पीडीएफ का क्रेडिट डेफिनेटली विजन आइस को जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला न्यूज़ है हमारा इंडिया एनर्जी स्टोरेज के बारे में। ये रिपोर्ट आई है मेरकॉम इंडिया रिसर्च की, उसके विषय में। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है क्या। ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस जो कि रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहा है, उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं हमें स्टोर करनी पड़ती है। ठीक है, तो कहीं हम स्टोर किए, जब ज़रूरत पड़ी तब उसको रिलीज़ करवा लिए, तो इसको ही हम बोलेंगे बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। जो हम रास्ते में कई बार जाते हैं तो विंड फार्म देखते हैं, ठीक है, जो घूमते रहते हैं, उसके साथ भी कनेक्शन में एक बैटरी जुड़ी होती है और फिर वो बैटरी फर्दर कनेक्टेड होती है हमारे जो सब स्टेशंस होते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन के प्लांट्स, वहाँ पे। तो ये जो है यही है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। सोलर जो हम लगाते हैं घरों पे, उधर भी ये होता है, अगर हम लगाना चाहें तो। उससे क्या फ़ायदा होगा, अगर लाइट भी चली जाती है, अगर आपके पास ये बैटरी है तो आप उसको यूज़ कर पाओगे इन्वर्टर की तरह। ठीक है, बट यूजुअली घरों में ये सब नहीं लगाया जाता है। अभी देखते हैं इस स्टोरेज सिस्टम में कौन कौन सी बैटरीज यूज़ होती है। ठीक है, तो लिथियम आयन बैटरीज है, ये बहुत फेमस है। लेड एसिड बैटरी है, सोडियम सल्फर बैटरीज है, एसेट्रा, बहुत सारी बैटरीज होती है। ठीक है, फेमस इसमें लिथियम आयन है। अभी रिपोर्ट की क्या बात बोली है, अभी रिपोर्ट देख लेते हैं। तो बोला है कि इंडिया की बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, उसकी कैपेसिटी 219 तक पहुंच गई है मेगावाट। छत्तीसगढ़ के पास हाईएस्ट है, अराउंड 54% ऑफ क्यूमुलेटिव इंस्टॉल्स कैपेसिटी। पीवी सिस्टम कंबाइंड विथ BESS 90% ऑफ एनर्जी कैपेसिटी है। ठीक है, मतलब जितनी भी टोटल क्यूमुलेटिव एनर्जी कैपेसिटी है उसमें से 90% सोलर वाली है बैटरी स्टोरेज के मामले में। चलिए, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, फ़ायदा क्या मिलेगा हमें। तो डेफिनेटली ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम होगा, हमारी एनर्जी कॉस्ट कम हो जाएगी, और जो ग्रिड के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी, मतलब जो हम नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं उसके भी ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम होगी। साथ ही साथ ग्रिड की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। कैसे, क्योंकि जिन जिन लोगों ने अपने घर पे सोलर लगवाया उनको ये पता ही होगा कि सोलर के साथ साथ हमारा जो कनेक्शन होता है वो ग्रिड के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। अगर आप एक्स्ट्रा यूनिट जनरेट करते हो अपने यूज़ के एक्स्ट्रा, समझ लीजिए आप 100 यूज़ करते हो और सोलर ने जनरेट कर ली है 150, तो जो एक्स्ट्रा 50 है वो ग्रिड के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और उसको आपको पैसे भी मिलेंगे, तो इससे ग्रिड स्टेबिलिटी आ गई ना। ठीक है, और ग्रीन हाउस गैस इमिशन में एक मेन पॉइंट है कि पंचामृत टारगेट को मेट करने में हमें फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, अभी पंचामृत टारगेट क्या है ये आप खुद गूगल कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और पाँचों के पाँचों आपको याद रखने हैं। उस पाँच का एक यही है जो यहाँ पे लिखा है, 2070 तक हमें नेट ज़ीरो इमिशन करना है। चलिए, कंसर्न्स क्या क्या है, तो भाई मेंटेनेंस के लिए ऑफकोर्स आपको मेंटेनेंस के लिए मेंटेनेंस भी करना है, मॉनिटरिंग भी करनी है, इनिशियल कॉस्ट काफ़ी हाई होती है। साथ ही साथ लिथियम को, क्योंकि मेनली हम लिथियम पे डिपेंडेंट है, अगर लिथियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उससे बहुत दिक्कत हो सकती है। जैसे कि पहले तो ये इतना हार्ड है मिलना कि एक एलिमेंट होता है ब्राइन करके, उस ब्राइन में रेयरली, मतलब ब्राइन में मिल जाता है बट बहुत मुश्किल से मिलता है। साथ ही साथ वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। अभी लिथियम से वाटर पॉल्यूशन कैसे हो जाता है, ठीक है, तो जब हम निकालेंगे उस एरिया से वाटर डिप्लीट होता जाएगा, क्योंकि आप वाटर एक्सट्रैक्ट करोगे उस एरिया से लिथियम ब्राइन निकालने के लिए, फिर ब्राइन से आपको लिथियम मिलेगा। फिर आप इसको साफ़ करोगे, उसके साथ बहुत सारे केमिकल्स होंगे, वो वाटर में जाएंगे। इसको साफ़ करते हुए जो भी पानी फिर होता है वो सलाइन होता है। अभी वो सलाइन वाटर फ्रेश वाटर में मिलेगा तो फ्रेश वाटर भी ख़राब हो जाएगा। फिर जो वेस्ट वाटर होगा उसको डिस्पोज करेंगे, तो ऐसे सब वाटर कंटामिनेशन हो सकता है। ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन आपको डेफिनेटली पता है, माइनिंग होती है, डिग्रेड तो होगा ही होगा लैंड। इनिशिएटिव्स क्या क्या है बैटरी स्टोरेज के लिए, तो हम वायबिलिटी गैप फंडिंग लेके आए। वायबिलिटी गैप फंडिंग मतलब जितना पैसा कम पड़ रहा है उसको फंडिंग पूरी की जाए। ठीक है, 100 रुपये खर्च आ रहा था, हमारे पास 80 पड़ रहा है, 20 रुपये दे दो भाई। फिर इंटरस्टेट ट्रांसमिशन चार्जेस होते हैं, उसको वेव कर दिया है। ठीक है, कि हम आपके साथ चार्जेस नहीं लेंगे अप टू जून 25। फिर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव्स की PLI स्कीम हम लेके आए हैं,
एडवांस केमिस्ट्री बैटरी सेल के लिए। अभी ये सेल ये क्या होता है, तो ये ऐसी बैटरी सिस्टम है जिसमें से जो हम एनर्जी हमारी मिलती है उसको हम या तो इलेक्ट्रोकेमिकल या फिर केमिकल एनर्जी में स्टोर कर सकते हैं, और जब हमें चाहिए हो तब हम वापस उसको अपना इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी उसको हम स्टोर करेंगे केमिकल एनर्जी में या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल में, और जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम वापस उसको इलेक्ट्रिक में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इसी को बोलते हैं एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज सिस्टम। नेशनल फ्रेमवर्क हम लेके आए हैं फॉर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। वर्ल्ड ग्रुप ने अपनी जो गारंटीज़ होती है उसके प्लेटफॉर्म को मर्ज कर दिया है। देखो पहले क्या होता था, वर्ल्ड बैंक आपको पता है डेफिनेटली राइट। 1949 में जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है तब सब देश मिलके 2-4 इंस्टीट्यूट्स बनाते हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक और गेट्स भी बनाते हैं, बट वो काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये मेनली 2 स्टेबल रह जाती है। वर्ल्ड बैंक उसकी बात कर रहे हैं। अभी वर्ल्ड बैंक में क्या है कि वर्ल्ड बैंक आपको पैसा देती है डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, जबकि IMF पैसा देती है जब आप फंस गए हो, आपका BOP क्राइसिस चल रहा है तब लोन देती है। अभी वर्ल्ड बैंक पैसा लाएगी कहाँ से भाई, तो वर्ल्ड बैंक के पास भी बहुत सारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं। तो अभी कभी कभी क्या होता है, ये इन्वेस्टर को थोड़ा रिलेक्टेंस होता है कि भाई हम आपको पैसा तो दे रहे हैं बट ये पैसा क्या डूब तो नहीं जाएगा ना, तो इसीलिए वर्ल्ड बैंक उसको गारंटी देती है। पहले क्या होता था, वर्ल्ड बैंक की बहुत सारी टाइप थी। पार्शियल रिस्क गारंटी की भाई आपका जो रिस्क है उसकी गारंटी हम लेते हैं पार्शियल, ठीक है। फिर क्रेडिट गारंटी कि 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो 50 की गारंटी मैं लेता हूँ। फिर पॉलिसी बेस्ड गारंटी की जो भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करवानी है पॉलिसी डेफिनेटली इंप्लीमेंट होगी। और फिर मीगा की गारंटी होती थी पर्टिकुलरली। अभी हमने क्या किए थे, अभी हम क्या किए हैं, तो प्रीवियसली जो 20 गारंटीज़ थी उन सबको कंबाइन हमने कर दिया है। ऑल गारंटी जो भी पहले थी उसको कंसोलिडेटेड कर दिया है, ठीक है, उसके प्रोडक्ट एक्सपर्ट्स को जो भी वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूशंस की थी, ठीक है, एट मीगा। ओके, तो पहले की सारी गारंटीज़ को हमने कंबाइन कर दिया है। अभी ये एक में ही सब हम कवर कर लेंगे। तो वर्ल्ड बैंक गारंटी क्या होता है, प्रोवाइड टू प्राइवेट लेंडर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, डेट फंडिंग, लार्ज पॉलिटिकल सोवरेन रिस्क जो उधर हो वहाँ पे, मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट में जिधर प्राइवेट इन्वेस्टर पैसा डाल रहे हैं उनको जो गारंटी दे वो गारंटी। वर्ल्ड बैंक गारंटी क्या होती है, तो एनुअल गारंटी होती है, ठीक है। उसका एम क्या है, तो इस 2030 तक हम 20 बिलियन हमें जनरेट करने हैं, इशू करने हैं, ठीक है। अभी 2024 तक हमने 10 बिलियन जितने कर भी लिए हैं। 3 टाइप्स ऑफ कवरेज होते हैं गारंटी के, एक तो क्रेडिट गारंटी, फिर ट्रेड फाइनेंसिंग गारंटी, पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस गारंटी। फ़ायदा क्या मिलेगा भाई, तो ऑफकोर्स भाई गारंटर को थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, राइट। तो ये मार्केट फ्रेंडली हो जाती है थोड़ी सी, फिर प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर देता है, रिडंडेंसी कम करते हैं, एसेसिबिलिटी, डे रिस्किंग, प्रायोरिटाइजिंग हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट की जो ज़रूरत है उसको ज़्यादा जल्दी पैसा दिया जाए, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है, इंक्लूसिव ग्रोथ भी हो सकता है, ठीक है। अभी वर्ल्ड बैंक की हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं। ये न्यूज़ ख़त्म हो गई, इतना इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं था हमारे लिए, बट ठीक है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करें तो मैंने बोला 1945 में, राइट। अभी वर्ल्ड बैंक बना ना, वर्ल्ड के बैंक के साथ साथ उसके अंदर भी बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस बनी थी, ठीक है, जैसे कि IBRD। इनका पर्टिकुलर काम क्या था, तो बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो रिकन्स्ट्रक्शन और डेवलपमेंट का काम था। फिर इंडियन डेवलपमेंट एसोसिएशन आया, फिर IFC आया, फाइनेंस कॉरपोरेशन, फिर मीगा आया, इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। समझ आ रहा ना, अभी देखो इसका नाम इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और इधर हम क्या पढ़ रहे थे, जो भी गारंटी थी पहले 20 मीगा की उसको कंबाइन कर दिया गया है। फिर ICSID कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। अभी हम इसके मेंबर नहीं हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि अपनी सोवरेनिटी
किसी के हाथ में दे कि कोई हमारे साथ डिस्प्यूट करे और फिर उसका सेटलमेंट के लिए हम कोई इंटरनेशनल बॉडी के पास जाए, इसीलिए हम इसके मेंबर नहीं हैं। बाकी सारे के मेंबर हैं, ठीक है। और IBRD और IDA ही मिलकर वर्ल्ड बैंक बनाए। ओके, चलिए इसके विषय में हम थोड़ी और नीचे बात कर लेते हैं। मैंने थोड़ा सा डाला हुआ है, ये देखिए, ये सब बॉडी है, कब बनी? IBRDA IDA ये सब मिलके हमारी बनाती है वर्ल्ड बैंक। फिर IFC, मीगा, ICSID, ठीक है। इनका काम होता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट देना मिडिल इनकम कंट्रीज़ में। IDA का काम होता है जो पुअरेस्ट कंट्रीज़ है, ठीक है, उसको ग्रांट या लोन देना। ये आप एक बार खुद पढ़ लेना, इतना कुछ खास है नहीं, एक बार बस गो थ्रू करना है। और याद बस यही रखना है कि इंडिया ISS इसका मेंबर नहीं है, ICSID का। FSC क्या करता है? तो प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है, फाइनेंसिंग। मीगा क्या करता है? तो भाई गारंटी प्रोवाइड करता है, ऑफकोर्स हमने पहले भी देखा है कि पॉलिटिकल रिस्क अश्योरेंस एंड क्रेडिट इन्हेंसमेंट टू इंकरेज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। देख लेना, लोन है पर ग्रांट भी है। लोन, इक्विटी, एडवाइजरी, पॉलिटिकल रिस्क के सामने क्रेडिट देता है। ये आप ऐसे ही देख लेना, कुछ खास नहीं है इसमें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, इससे PYQ भी बहुत आ गए हैं। डायरेक्टली क्या होता है कि इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस होती है उससे PYQ पूछ लिया जाता है। जैसे कि पहले PYQ आ चुका है एशियन डेवलपमेंट बैंक के ऊपर, फिर आ चुका है WTO के ऊपर, फिर आ चुका है अपना ब्रिक्स के ऊपर, ठीक है। तो ये आ जाते हैं PYQ। अगर वर्ल्ड बैंक के ऊपर आता है तो आपको हल्का फुल्का ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रत्न भंडार के विषय, अभी जब भी न्यूज़ में आपको पता हो तो जगन्नाथपुरी का जो रत्न भंडार था उसे खोला गया है, ठीक है। अभी ये है क्या? तो ट्रेजरी उसकी जो सब पैसा वैसा दे के गए थे सालों पर से, उसके पैसे को आफ्टर 46 ईयर के बाद ओपन किया गया है, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं रत्न भंडार के बारे में, अबाउट रत्न भंडार, ऊपर का बाद में देखेंगे। ये कहाँ पे है लोकेटेड? तो जो टेम्पल है उसके असेंबली हॉल में, असेंबली हॉल मतलब जगमोहन, वो हम उसको देख लेंगे। कंप्राइजेज ऑफ बाहर भंडार और भीतर भंडार, मतलब अंदर का और बाहर का। भंडार मतलब चेम्बर, जहाँ पे ट्रेजरी पड़ी हुई है, अपनी पैसे पड़े हुए हैं, ज्वेल्स पड़े हुए हैं। ये चेम्बर है वो कंटेन करती है 3 सिबलिंग्स डेटीज। कौन कौन सी? तो लॉर्ड बलभद्र, लॉर्ड जगन्नाथ एंड देवी सुभद्रा। ओके, तो रत्न भंडार के लिए तो इतनी ही न्यूज़ थी। बाकी न्यूज़ है जगन्नाथपुरी टेम्पल के बारे में, और उनको किसने बसवाना था, उनका आर्किटेक्चर क्या है, बट वो हम मेरी स्लाइड में देखेंगे। चलो नीचे देखते हैं। चलो देखो, ये जगन्नाथपुरी टेम्पल है, डेडिकेटेड टू लॉर्ड जगन्नाथ ऑफ कोर्स। किसने बनवाया था? तो गंगा डायनेस्टी के थे अनंत वर्मन छोड़गंगा देव, उन्होंने बनाया था, ठीक है। ये फर्स्ट किंग थे ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के, गंगा डायनेस्टी का ही पार्ट है ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, ठीक है। जगन्नाथपुरी के फीचर्स क्या क्या है? तो ये कलिंग आर्किटेक्चर में बना हुआ है। अभी कलिंग क्या है, ठीक है। तो हमारे आर्किटेक्चर में मेनली 3 टाइप है, ठीक है। एक है नागर, दूसरी है हमारी द्राविड़, और तीसरी है हमारी वेसर, ठीक है। द्राविड़ नॉर्थन एरियाज में है, नागर नॉर्दर्न एरियाज में है, द्रविड़ साउदर्न एरियाज में है, और जो वेसर है वो दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। जो नागर और द्रविड़ दोनों के मिक्सचर से बनी है उसको बोलते हैं वेसर, ठीक है। अब ये जो जगन्नाथपुरी टेम्पल है वो बना है कलिंग स्टाइल में, और कलिंग स्टाइल इज अ पार्ट ऑफ नागर, ठीक है। जनरली अभी कलिंग में आपको कुछ कुछ साउथ के भी फीचर मिल जाते हैं, द्रविड़ के भी फीचर मिल जाते हैं, बट जनरली ये कौन सी स्कूल से बिलोंग करता है? तो नागर, ठीक है। इसमें कौन सी हॉलीडे ट्रिनिटी हमने देख लिया, ठीक है। लॉर्ड जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र। ये काम पर जो टेम्पल है वो बहुत अच्छे से कार्व आउट किया गया है, वो हमें पता है। ओके, अदर की फीचर्स क्या है?
तो यात्रा निकलती है, अभी अभी निकली है, आपने सबने देखा ही होगा। इसको चैरियट फेस्टिवल्स भी बोलते हैं। और टेम्पल को यमनिका तीर्थ भी बोला जाता है। साथ ही साथ वाइट पगोड़ा भी बोला जाता है। जो अपना कोणार्क का सन टेम्पल है उसको ब्लैक पगोड़ा बोलते हैं, और इधर का है उसको जगन्नाथपुरी का उसको वाइट पगोड़ा। एंट्रेंस है अरुण स्तंभ है, यानी कि सन पिलर्स है। ओरिजिनली वो सन टेम्पल इन कोणार्क था, ऐसा बोला जाता है, माना जाता है। ठीक है, डन है इतना। अभी कलिंग स्टाइल है तो कलिंग आर्किटेक्चर भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो जनरली नागर का सब स्टाइल है। बिल्डिंग स्टोन सैंडस्टोन होता है, मतलब थोड़ा सा हल्का, उसका एरिया ये वाला है, देख लेना। अभी देखो, हर एक टेम्पल आर्किटेक्चर में मेन जो उसको अलग करता है वो होता है उसका शिखर। ठीक है, शिखर। ये वाला शिखर। अभी ये जो हमारा कलिंग आर्किटेक्चर है उसमें शिखर के 3 टाइप है जो आपके सामने दिख रहा है। एक ये हल्का सा ऐसा कर्व वाला होगा, उसको हम बोलेंगे रेखा दियोल। रेखा दियोल रेखा दियोल मेजोरिटी में जो मेन डीटी होती है, मेन भगवान होते हैं, उनके लिए होता है। ठीक है, जैसे कि विष्णु, सूर्य, शिवा। दूसरा होता है खाखरा दियोल। खाखरा दियोल देखो ऐसे वॉल्टेड जैसा है। ठीक है, ऐसा बनाया जाता है, ऐसा ऊपर। और ये मेजोरिटी में होता है फीमेल डीटी के लिए, चामुंडा जी, दुर्गा माता। ठीक है, और फिर तीसरा आता है पीड़ा दियोल। ये वो सा ट्राइंगल होता है। ठीक है, ट्राइंगल ये शेप में, और ये छोटा रहता है। और ये किसके लिए बनाया जाता है, तो ये जो मंडप होता है, मंडप मतलब जो हॉल्स होते हैं जहाँ पे हम लोग कभी कभी खड़े होते हैं प्रेयर करने के लिए, जहाँ पे कभी कभी भोग लगाया जाता है, हम लोग जो भंडारा होता है, वो सब जो एरिया होता है उसका जो मंडप होता है वो होता है पीढ़ा दियोल टाइप का, ऐसा ट्राइंगल वाला। कभी टेम्पल जाओ तो इस चीज़ को ऑब्जर्व करो। ठीक है, मेन क्रैक करने का सॉल्यूशन यही है कि आपके आजू बाजू जो हो रहा है उसको आप आंखें खोल के और दिमाग खोल के देखा करो। ठीक है, तो ये है पीढ़ा दियोल। पीढ़ा दियोल मेनली क्या होगा, तो पार्ट ऑफ जगमोहन है, हॉल, नाट्य मंडप, ये सब उधर हो सकता है। ठीक है, कार्विंग क्या होती है, तो कार्विंग पे जो दियोला होता है उसकी वॉल में दोनों बाजू आपको दिख सकती है। ठीक है, वॉल्स ऑफ बोथ दियोला एंड जगमोहन स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर में होते हैं सेंट्रल फिगर्स। रेखा दियोर और खाखला दियोर होते हैं वो सेंटरम होते हैं, जबकि पीढ़ा दियोर होता है वो डांसिंग, मतलब कि नाट्य मंडप या फिर भोग मंडप, कुछ भी हो सकता है। प्रोमिनेंट टेम्पल्स कौन कौन से, सरनाथ टेम्पल, सन टेम्पल एट कोणार्क, जगन्नाथपुरी टेम्पल, लिंगराज टेम्पल, लक्ष्मणेश्वर टेम्पल, भुवनेश्वर। ठीक है, ये जो हमारी गंगा डायनेस्टी है जिन्होंने ये बनवाया है, वो गंगा डायनेस्टी की कैपिटल भुवनेश्वर ही थी। ठीक है, उसकी भी डिटेल हल्की सी हमने इधर डाली हुई है, अगर आपको देखना हो तो देख सकते हो। गंगा डायनेस्टी 5th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी राज किए थे, उसके फाउंडर्स थे राजेंद्र देव। ठीक है, देखो कंफ्यूज मत करना, इधर फाउंडर राजेंद्र देव ही थे, बट जो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी आई थी, मतलब गंगा डायनेस्टी का ही पार्ट है ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, उनके पहले किंग थे अनंत वर्मन छोर गंगा देव। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, रिलीजन मेनली शेवाज थे, बट बुद्धिज्म जैनिज्म को भी इन्होंने सपोर्ट किया है। मेनली इनका क्या था, तो कलिंग नगर करके, यानी कि भुवनेश्वर करके उन्होंने अपनी कैपिटल बनाई हुई थी। आर्क एंड आर्किटेक्चर, ऑफ कोर्स कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, मेजर टेम्पल लिंगराज टेम्पल, राजा रानी टेम्पल, जगन्नाथपुरी टेम्पल। ओके, लिटरेचर में एक फेमस है जयदेव, इनकी कोर्ट में थे। दैट्स इट, बाकी खास आप ऐसे ही देख लेना, कुछ खास है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये ऑब्जर्व कहाँ पे हो गया था, तो जब विजयनगर का राइज होता है तो उसी में ऑब्जर्व हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी G20 के बारे में, डिजिटलाइजेशन के बारे में। तो G20 की टास्क फोर्स बनी है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। देखो, इसको आप थोड़ा ब्रेक डाउन करो। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, डेफिनेटली आपको पता है। ठीक है, आप आजू बाजू जो रोड्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा देख रहे हो वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर है। और अभी हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की। इसमें क्या क्या हम इंक्लूड करेंगे,
तो डेफिनेटली डिजिटल आइडेंटिटी, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, डेटा एक्सचेंजेस, ये सब पार्ट होगा हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स का, ठीक है। और यही बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे हमारे वो प्लेटफॉर्म्स के, DPI के, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के, ठीक है। इंडिया का एक मेजर इनिशिएटिव है इंडिया स्टेक, ठीक है। इसमें मेन 3 पार्ट पड़ते हैं, 3 लेयर्स हैं। एक तो डिजिटल आइडेंटिफिकेशन बाय आधार, फिर रियल टाइम पेमेंट बाय UPI, और सेफ एंड शेयर पर्सनल डेटा विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग प्राइवेसी, ठीक है। इंडिया स्टेक में करना क्या है, हमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाना है और अच्छा करना है। चलिए, हमारी अचीवमेंट क्या क्या है डिजिटलाइजेशन के लिए। हम हर मंथ 10 बिलियन ट्रांजैक्शन करते हैं। अब सोचिए 10 बिलियन, फिर 6 बिलियन डॉक्यूमेंट्स है वो स्टोर है डिजी लॉकर में, अप्रॉक्सीमेटली 211 मिलियन पीपल्स के। हम सब भी इसका पार्ट है, राइट। रीच एंड पुअर डिवाइड कम हो गया है। जो पहले बैंक अकाउंट खुलते थे वो ज़्यादातर रीच के खुलते थे, जो पैसे वाले हैं, बट अभी वो कम होता जा रहा है। छोटे से छोटे पर्सन के पास भी अपना बैंक अकाउंट है। तो वो जो डिवाइड था, वो डिवाइड 2011 में 14% था, जो कि घटकर सिर्फ 1% आ चुका है। अभी 1% ही इनइक्वालिटी है। सो इट्स ह्यूज अचीवमेंट। सिग्निफिकेंस क्या होगा भाई, तो भाई पर्सनल डेटा रहेगा वो प्रोटेक्ट रहेगा, राइट। हमारा कंट्रोल रहेगा अपने ऊपर। जो मार्केट इनोवेशंस होंगे उनकी कॉस्ट कम पड़ेगी हमें। फिर वल्नरेबल ग्रुप जो भी हमारे हैं उनको भी ये सर्विसेज का लाभ मिलेगा, ठीक है। आप देख ही रहे होंगे कैसे छोटे मोटे लारी गल्लाओं के पास भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, राइट। और जेंडर गैप है जो बैंक अकाउंट ओनरशिप का, वो भी हमारा रिड्यूस हुआ है ऑलमोस्ट टू 0। जेंडर गैप मतलब सिर्फ मेल के अकाउंट्स नहीं है, फीमेल के भी उतने ही अकाउंट खुल रहे हैं जो कि पहले नहीं था, ठीक है। PYQ की बात करें तो डिजिटलाइजेशन के ऊपर 2015 से 22 लगातार क्वेश्चन आए हैं। और अगर डिजिटलाइजेशन के ऊपर आगे क्वेश्चन आता है या फिर गवर्नेंस के ऊपर क्वेश्चन आता है, हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। कि इंडिया स्टैक करके चला रहा है, साथ ही साथ सिग्निफिकेंस क्या है, हमने क्या क्या अचीवमेंट किए हैं। तो 10 बिलियन ट्रांजैक्शंस आप बता सकते हो, कैसे ऑलमोस्ट 200 मिलियन पीपल का डेटा है, कैसे रिच और पुअर का डिवाइड भी कम हो रहा है और जेंडर गैप भी कम हो रहा है बैंक अकाउंट में, फिर बाकी ये सब पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हमने देख लिया, ठीक है, कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के फीचर पीछे के शिखर के टाइप भी देख लिए। और हाँ, ये भी देख लेते हैं हम, सॉरी छूट गया मेरे से। क्या होता है ये देखो, ये पीढ़ा दिवाल है, ठीक है, ट्राइंगुलर। ये कर्विन्यूलर है, तो ये हमारा हो जाएगा रेखा दिवाल, ठीक है। और यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है, कर्विन्यूलर है तो रेखा दिवाल। और इसमें और क्या फीचर्स है, तो देखो जो हमारा कलिंग स्टाइल है ना, वो ऑलमोस्ट नागर के जैसा होता है, साथ ही साथ पाला स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के सिमिलर होता है। इसमें सबसे ऊपर एक बड़ा सा अम्लक आएगा और उस अम्लक के ऊपर एक कलश आएगा, ये इसका मेन फीचर है, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो एरिया आता है जो कि शिखर को और उसके बेस को अलग करता है, उसको जांग बोलते हैं, यानी कि थाइज। हमारी थाइज भी हमारे अपर पोर्शन और डाउन पोर्शन को अलग करती है, राइट। फिर जो बीच का एरिया है उसको हम रापक बोलते हैं, ठीक है। ये कि यहाँ से भगवान का रास्ता है अगर उन्हें चलना हो तो रापक है। ये बरंदी है, फिर अगेन ये जांग है, थाई, और जो ये बेस है उसको हम पीस्ता बोलते हैं, ठीक है। मेनली इसके क्या पार्ट पड़ जाएंगे, तो ये बड़ा है और ये घंटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। G20 का हो गया है। UNEP की बात है, नेविगेटिंग न्यू होराइजन। देखो ये बात कर रहा है कैसे हम दुनिया को तबाह कर रहे हैं, दैट्स इट, यही मेन है। UNEP पे रिपोर्ट आई है कि कैसे ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस देखने को हमें मिल रहा है। ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस मतलब पॉल्यूशन भी है, बायोडाइवर्सिटी भी लॉस हो रही है और क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इसको याद रखने का कुछ नहीं है। ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस को PCB याद रखो। P से पॉल्यूशन हम करेंगे,
तो होगा क्लाइमेट चेंज, ठीक है, और क्लाइमेट चेंज होगा तो बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा। ओके, चलिए फिर ऑल्सो हाईलाइट कर रहे हैं ग्लोबल पॉली क्राइसिस, ठीक है। कैसे ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक जगह पे अगर क्राइसिस होता है तो वो क्राइसिस हर जगह पे फैल जाता है। जैसे कि वॉर हुआ, वॉर एशिया में हो रहा है, इन्फ्लेशन इधर बढ़ता जा रहा है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट हुए, जैसे कि क्लाइमेट चेंज कोई और कर रहा है, उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? तो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग नेशन चाइना के पॉल्यूशन की वजह से डूब रहे हैं छोटे छोटे टापू दूर दराज में। फिर पेंडेमिक कोविड-19 हमने देख ही लिया कि चाइना से इमर्ज हुआ था और ग्लोबलाइजेशन की वजह से पूरे वर्ल्ड में ही फैल गया। चलिए, तो ये होते हैं ग्लोबल पॉली क्राइसिस। फिर वेरियस शिफ्ट सिग्नल्स और पोटेंशियल डिस्ट्रप्शंस, जैसे कि चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट, राइजिंग एएमआर मतलब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट। इसमें क्या होता है समझ लीजिए कि मुझे बुखार होता था, मैं एक डोलो रहता था पैरासीटामोल 650, तो मैं ठीक होता जाता था। बट धीरे धीरे क्या होता गया, जो बैक्टीरियाज थे मेरे बॉडीज़ में वो इस दवाई से अडेप्ट हो गए, उन्हें पता चल गया कि दवाई कैसे काम करती है। तो अभी मैं वो दवाई खाता हूँ तो वो जो बैक्टीरियाज है वो इस दवाई का सामना कर लेते हैं क्योंकि वो अडेप्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो वही वो जो बैक्टीरिया उसको हम बोलेंगे माइक्रोब्स, और वो अडेप्ट हुए, वो रेजिस्ट कर रहे हैं वो दवाई को, वो अभी कोई असर नहीं हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट। इसीलिए बोलते हैं कि अगर कोई डॉक्टर ने दवाई दी है उसका पूरा कोर्स करो, क्योंकि पॉसिबल है कि अगर आप नहीं करते हो आपको एएमआर डेवलप हो जाए, ठीक है। फिर दूसरा है स्कार्सिटी और कंपटीशन। हम स्पेस के लिए इतना आगे बढ़ रहे हैं कि स्पेस की डेब्रीज बढ़ती जा रही है, ठीक है। स्पेस डेब्रीज मतलब आज हमने सैटेलाइट छोड़ी जो, वो तो स्पेस में घूम ही रही है ना, कल दूसरी तीसरी कितनी ही छोड़ते ही जाएंगे और स्पेस में सैटेलाइट्स बढ़ती ही जाएगी। और उसमें से जो सैटेलाइट अभी काम नहीं आ रही है वो भी स्पेस में घूम ही रही है। सोचिए आज से 50 साल पहले छोड़ी हुई सैटेलाइट भी अभी भी स्पेस में ही है। फिर वेव्स ऑफ इनोवेशन आया हुआ है, जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एआई, डेफिनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हम वेपन्स बना रहे हैं, जैसे कि ड्रोन। अभी ड्रोन ऐसा आ रहे हैं जो एआई से चलते हैं और उन्हें खुद पता है कि कैसे किधर अटैक करना, सिर्फ हमें इधर से लॉन्च कर देना है। फिर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लोगों का ड्यू टू अलग अलग रीजंस, कि 1.5% वर्ल्ड की पॉपुलेशन फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड है, ठीक है। फिर चाहे वो वॉर हो, चाहे वो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो, साइक्लोन, फ्लड्स, बट उन्हें फोर्सिबली एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। फिर इको एंजाइटी है, ठीक है। तो नेगेटिव इमोशनल रिस्पॉन्सेज रिलेटेड टू थ्रेट ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट क्राइसिस। रिकमेंडेशन क्या दी गई है, तो एक अवर कॉमन एजेंडा लेके आओ जो जिसमें हम सब लोग एक साथ काम करेंगे, इंक्लूड करेंगे वुमेन, इंडिजिनस पीपल, यंग पीपल, सबको। और एक एडेप्टिव अजाइल गवर्नेंस लेके आओ जो कि सस्टेनेबल फ्यूचर की बात करता हो, जो कि टेक्नोलॉजी और फंडिंग का अच्छा यूज़ करे। और हमें चाहिए गाइडिंग गवर्नेंस थ्रू डेटा एंड नॉलेज। पीवाईक्यू, तो ये सब पीवाईक्यू में बहुत बार हो चुका है, मतलब कोई सीमा ही नहीं है, इतनी बार आता है ये, ठीक है, कि क्लाइमेट चेंज से क्या हो रहा है या फिर ह्यूमन इंटरवेंशंस की वजह से क्या हो रहा है, ये सब, ठीक है। ईजी है कि एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन बदल रहे हैं, कंपटीशन और स्कार्सिटी हो रही है, इनोवेशन हो रहा है, बट वो इनोवेशन ह्यूमन के अगेंस्ट हो रहा है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट है, माइग्रेशन है, और ईको एंजाइटी जैसे फिनोमेनन हमें देखने को मिलते हैं। आरबीआई रिवाइजेज रूल्स मैनेज फाइनेंशियल फ्रॉड। आरबीआई सबको रेगुलेट करता है, राइट, वेदर इट इज़ कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, एनबीएफसी, ठीक है। एंड सारी की सारी एनबीएफसी को नहीं, बट बहुत सारी एनबीएफसी को उन्होंने बस गाइडलाइंस दी है, रेगुलेशंस नहीं दिए हैं कि भाई आप जो भी काम कर रहे हो वो आप काम करोगे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में, साथ ही साथ टाइम बाउंड मैनर में कोई भी फ्रॉड हुआ है उसको क्लासीफाई करोगे और सॉल्व करने की भी कोशिश करोगे। दैट्स इट,
कोई ऑनलाइन फ्रॉड होता है उसके रिलेटेड गाइडलाइंस इन लोगों ने दी है, रूल्स को और स्ट्रेंथन कर दिया है, ठीक है। और ये बोला है इस जजमेंट में भी जो सुप्रीम कोर्ट का था। और साथ और क्या क्या बोला कि भाई डेटा एनालिटिक्स और मार्केट इंटेलिजेंस को आप और बढ़ाइए, उसकी रिक्वायरमेंट है। साथ ही साथ अर्ली वार्निंग सिग्नल्स लेके आइए, रेड फ्लैगिंग ऑफ अकाउंट। रेड फ्लैगिंग क्या होता है कि कोई भी अकाउंट में सस्पिशियस ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग होती है, या फिर टेरर फंडिंग होती है, टेरर फंडिंग, इन सब को देखते हुए बैंक जो होती है वो अकाउंट को फ्रीज कर देती है, ठीक है। इसी को बोलते हैं रेड फ्लैगिंग। रेड फ्लैग होता है ना कि भाई डेंजर, सेम अकाउंट में डेंजर है। इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, इतने अच्छे हम रेगुलेशंस ला रहे हैं उससे, तो भाई इस रेगुलेटेड एंटिटीज़ के जो बर्डन होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है, और एंटिटीज़ और अच्छे से चलने लगेगी। बाकी ये बेसिक पॉइंट्स हैं। आगे अभी शॉर्ट न्यूज़ है हमारी, हम कोशिश करेंगे इसको विद इन 10 मिनट्स पढ़ लें। इंडियन लेपर्ड्स। तो इंडियन IUCN की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन लेपर्ड की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 25% घट गई है ओवर लास्ट जनरेशन। इंडियन लेपर्ड कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, तो इंडिया में भी। देखो इंडियन लेपर्ड है उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इंडिया में मिलेंगे, ठीक है, बहुत सारी जगह पे मिलते हैं, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान। बट हाँ, मैंग्रोव फॉरेस्ट में और डेजर्ट में नहीं मिल सकते क्योंकि वहाँ पे जी नहीं सकते हैं। ये नॉक्टर्नल एनिमल है। अभी ये याद रखना है, क्यों, क्योंकि UPSC ये क्वेश्चन पूछता है कि ये नॉक्टर्नल है या क्या है। फिर क्लाइंबर है, सॉलिटरी है। स्टेट ऑफ 2020 रिपोर्ट की जो स्टेटस ऑफ लेपर्ड में, तो भाई पॉपुलेशन उसकी ऑलमोस्ट 14,000 थी। 3 स्टेट मेन है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका में। IUCN स्टेटस वल्नरेबल है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में है। साथ ही साथ ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी स्पीशीज़ आती है, जैसे कि एक तो लेपर्ड हो गया, फिर टाइगर है, लायन है, चीता है, जगुआर है, ये सब बिग कैट्स हैं, तो उसका पार्ट है। थ्रेड्स क्या क्या है, नॉर्मल थ्रेड जो सबको होते हैं, वही पोचिंग, इलीगल ट्रेड एक्सेट्रा। बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन काउंसिल, ब्रिक, ठीक है। ब्रिक क्या करता है भाई, रजिस्टर्ड सोसाइटी है अंडर DBT, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। इसका काम बस यही है कि रिसर्च करना, ट्रेनिंग करना, इनोवेशन करना, ठीक है, दैट्स इट। और ये ब्रिक THSTI का है कि ये भी सेम ही काम करता है, फंडामेंटल्स को जो ट्रांसलेट करेगा, जो डिस्कवरी होगी उसको, क्लिनिकल रिसर्च कैपेसिटी होगी उसको और बढ़ाएगा, नॉर्मल काम, बकवास है। आगे बस आपको ये ध्यान देना है, ब्रिक और ये टर्म किससे रिलेटेड है, तो साइंस में डिस्कवरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट आर्टिकल 341। रिसेंटली क्या हुआ था, बिहार गवर्नमेंट ने रिजोल्यूशन डाला था कि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है उस कम्युनिटी को शेड्यूल कास्ट लिस्ट में जोड़ दिया जाए, बट सुप्रीम कोर्ट ने उसे मना कर दिया, ठीक है, कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि इससे क्या होगा, आप अल्टर करोगे शेड्यूल कास्ट लिस्ट पब्लिश अंडर आर्टिकल 341। ओके, अभी आर्टिकल 341 है क्या, तो एज पर आर्टिकल 341 प्रेसिडेंट किसी भी कास्ट को या फिर कम्युनिटी को ऑफिशियली डेजिग्नेट करते हैं एज ए शेड्यूल कास्ट, ठीक है। और स्टेट में ये क्या होता है, तो स्टेट कर सकता है आफ्टर कंसल्टिंग विथ गवर्नर, ठीक है। पार्लियामेंट में बाय लॉ इंक्लूड करती है या फिर एक्सक्लूड करती है किसी भी ग्रुप को उस इस लिस्ट को, जो कि शेड्यूल कास्ट की लिस्ट है एज पर आर्टिकल 341, ठीक है। उसमें वो कोई इंक्लूजन भी कर सकता है और एक्सक्लूजन भी कर सकते हैं, पार्लियामेंट में बाय लॉ। फिर हाइड्रोजन फ्यूल सेल, ठीक है। तो भाई पहली ऐसी फेरी चली है जो कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चली है। फेरी मतलब वो बोट, बड़ी सी बोट जिसमें कुछ कुछ पैसेंजर बैठेंगे। हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या होता है भाई, और यहाँ कहाँ पे चली है भाई, ये सैन फ्रांसिस्को में चली है। अभी क्या होता है ये सेल, तो जो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी है, हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एटम को कंबाइन कर देंगे और उससे जो इलेक्ट्रिसिटी आएगी उसको स्टोर करेंगे और फिर ज़रूरत पड़ेगी तब यूज़ करेंगे, उसी को बोलेंगे हाइड्रोजन फ्यूल सेल, ठीक है। अभी इसका फ़ायदा क्या है
कि भाई इसमें इमिशन कौन सा होगा हाइड्रोजन फ्यूल सेल में, तो एक तो पानी और दूसरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी डायरेक्टली एनवायरनमेंट के लिए नुकसान नहीं है, तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है, एक गाड़ी आती है, मैं गाड़ी का नाम भूल गया हूँ, टोयोटा की आती है शायद, अपने गडकरी साहब हैं जो मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, वो अवंती अवंती है शायद, फिर मुझे ध्यान नहीं है, रहने दो, टोयोटा की है। वो हाइड्रोजन पे ही चलती है, और हाइड्रोजन में तो इमिशन भी क्या करती है, वाटर करती है। तो यही लोग फेरी में लेके आ गए हैं। फिर नेक्स्ट न्यूज़, यूनिफॉर्म जीएसटी ऑन एयरक्राफ्ट। अभी पहले क्या था, अलग अलग एयरक्राफ्ट के जो पार्ट होते हैं, प्लेन के पार्ट होते हैं, उस पर अलग अलग जीएसटी लगता था। अभी सेंटर ने क्या किया कि सबके ऊपर एक जैसा कर दिया 5%। इससे क्या फ़ायदा होगा भाई, कॉस्ट कम हो जाएगी डेफिनेटली, स्ट्रक्चर जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, सबको पता है 5% ही है, तो ऐसे फ़ायदे होते हैं। फिर दूसरी है तीजू और जुंकी रिवर। अभी हमारा जो बाजू का देश है म्यांमार, ठीक है, यहाँ पे पड़ता है, ऐसा समझिए, ये जी ऐसा उसका लोकेशन है, ठीक है। म्यांमार में से रिवर निकलती है हमारी इरावदी, ऐसा समझो। इरावदी की एक ट्रिब्यूटरी है, इस तरफ है, सॉरी, इरावदी की ट्रिब्यूटरी है वो, यहाँ पे अभी उसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तीजू, तीजू ओरिजिनेट होती है नागालैंड में, फिर फॉल करती है वो चिनमिन रिवर में। अब ये चिनमिन रिवर है, वो है इरावदी की ट्रिब्यूटरी, ठीक है। अभी चिनविन रिवर को ही निंगथी रिवर भी बोला जाता है इन म्यांमार। दैट्स इट। तो तीजू किसी से मिलती है, और वो चिनमिन म्यांमार की इरावदी रिवर से मिलती है, ठीक है। ऐसे मेन ट्रिब्यूटरी तीजू की कौन सी है, तीजू की वरी मेन ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो जुंग रिवर। हमारे लिए इतना कुछ काम का नहीं है याद रखने का, बस यही याद रखना है कि नागालैंड में तीजू और जुंग रिवर है, दैट्स इट। क्यों हमें याद रखना है, क्योंकि यही दो रिवर मिला के बनाते हैं हमारे वाटरवे 101 नेशनल। आगे फेरोमोन ट्रैप्स, ठीक है। अभी ये क्या है, तो भाई फिनोमन ट्रैप जो काम करता है वो करता है मौत में, इंसेक्ट्स में, ठीक है। अभी ये किस काम आता है, तो जो फीमेल होती है, ठीक है, वो ये केमिकल, एक टाइप के केमिकल सिग्नल्स इमिट करती है जिसको हम बोलते हैं फेरोमोन्स, ठीक है। अभी डेफिनेटली फीमेल अगर ये सिग्नल्स इमिट कर रही है मेटिंग के लिए, तो वो मेल को बुलाएगी, राइट, यस। अभी क्वेश्चन बन सकता है, फीमेल इमिट करती है मेल, तो फीमेल करती है, यस। और ट्रैप कैन बी यूज टू मॉनिटर। अभी ये हमने ट्रैप लगा दिया तो हमें पता चलता रहेगा ना कि जो पेस्ट है वो किधर से आ रही है और कितनी मात्रा में आ रही है, क्योंकि अगर हम इसको ही ट्रैप कर लेते हैं तो डेफिनेटली हमें पता चलेगा, राइट, कि किधर से सिग्नल आ रहे हैं, कौन कितनी मात्रा में पेस्ट आ रही है। अभी इसका कॉन्स्टेंटली हम अगर मॉनिटर करते हैं तो हमें पता चल जाएगा, पॉसिबल डिटेक्ट इन्फेस्टेशन। इन्फेस्टेशन मतलब कोई भी जगह पे पेस्ट के द्वारा कोई हमला होने वाला होता है, कोई एरिया इन्वेड होने वाला आता है, तो उसको हम बोलते हैं इन्फेस्टेशन। और ये अगर हमें होने से पहले पता चल जाए तो डेफिनेटली हम उसको बचा लेंगे, ठीक है। अब ये किसने डेवलप किया है, तो ये एवार्ड पायर्ड फिनोमेन ट्रैप डेवलप किया है आईसीआर ने, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ने, ठीक है। किसके लिए प्रोटेक्ट किया है डेवलप, तो कॉटन को प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट पिंक बॉल वॉर्म पेस्ट, ओके। अभी इलेक्ट्रोसेफेलोग्राफी, ठीक है, 100 ईयर्स ऑफ एनिवर्सरी हो गई है इलेक्ट्रोसेफेलोग्राफी को। ये क्या होता है, ये तो मेडिकल टेस्ट है जो कि मेजर करता है ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को। अभी ब्रेन में जो भी एक्टिविटी हमारे होती है ना, वो होती है बाय न्यूरॉन्स, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह न्यूरॉन्स ट्रांसफ़र करते हैं ब्रेन में, और साथ ही साथ इनके साथ भी एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल करंट होता है जिसको हम ऑब्जर्व डायरेक्टली तो नहीं कर पाते, कोई मशीन से कर पाते हैं, ठीक है। तो स्मॉल मेटल डिस्क होती है, इलेक्ट्रोड्स, वो हमारे सर पे अटैच कर दिया जाए तो हम जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको मेजर कर पाएंगे, ठीक है। इसका यूज़ क्या आएगा, तो एपिलेप्सी को डिटेक्ट हम कर पाएंगे। एपिलेप्सी क्या होता है, जो सीजर्स आते हैं उसको एपिलेप्सी बोलते हैं। अगर आपने एक मूवी देखा है रिसेंटली, बवाल,
उसमें जो हीरोइन होती है उनको एपिलेप्सी होता है। फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को भी हम ट्रीट कर पाएंगे, ब्रेन ट्यूमर, डैमेज, वैसे सब चीज़ों को हम ट्रीट कर पाएंगे अगर हम ब्रेन को अच्छे से स्टडी कर पाते हैं। आखिरी न्यूज़ है सुश्रुत के ऊपर, महर्षि सुश्रुत 7th to 6th सेंचुरी BCE में ये थे। सुश्रुत किसके लिए फेमस है? डेफिनेटली अपनी मेडिसिन के लिए फेमस है। ठीक है, उनने जो भी मेडिसिन का ज्ञान था वो लिखा था अपना सुश्रुत संहिता में। ठीक है, और संस्कृत में ये बुक है। उनको फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन और फादर ऑफ सर्जरी भी बोला जाता है। ठीक है, हम इसे याद क्यों कर रहे हैं? तो रिसेंटली उनकी एनिवर्सरी थी, इसी की वजह से। ठीक है, और दूसरा क्या न्यूज़ है यहाँ पे? यस, बस यही है कि सुश्रुत संहिता आयुर्वेदिक मेडिसिन की बहुत अच्छी बुक है ये वो। और दूसरा हमने क्या लिखा हुआ है? दूसरा है चरक ने लिखा हुआ, महर्षि चरक ने लिखा हुआ चरक संहिता, और वाघभट्ट ने लिखा हुआ अष्टांग हृदय। ठीक है, ये सब अपने मतलब आउटस्टैंडिंग बुक है। चलिए अभी हम देख लेते हैं कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस। हाँ, हमने ऊपर वर्ल्ड बैंक की बात की थी, तो वर्ल्ड बैंक के कौन कौन से रिपोर्ट आते हैं? तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स और वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स। वर्ल्ड बैंक में लार्जेस्ट शेयर होल्डर कौन है? तो डेफिनेटली USA है। उसके बाद जापान, जर्मनी, UK, फ्रांस। आगे कलिंग आर्किटेक्चर पे हम बात कर चुके हैं। और ये इधर जो न्यूज़ आई है हमारी इलेक्ट्रोसिनफेलोग्राफी, उसके रिलेटेड जो आर्टिकल छपा था उसकी भी इधर बातचीत की गई है इसमें। ये न्यूज़ में था इसलिए मैंने डाल दिया। और ये सब हमारे हैं PYQ के डिजिटलाइजेशन पे कौन से PYQ आ चुके हैं, साथ ही साथ टेम्पल आर्किटेक्चर पे कौन से आ चुके हैं, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से भी कौन से आ चुके हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। जय हिंद।